नमस्कार। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो प्रीवियस क्लास में हमारा राष्ट्रीय जो आपातकाल का टॉपिक था उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने भाग 18 के अंतर्गत आपातकाल के विषय में पढ़ा और पहला आपातकाल जिसे हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं या राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं उस पर विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की थी। इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो था आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, भाग 18। भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360, ये हमारा टॉपिक था। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 आर्टिकल 352 आर्टिकल 360 यानी आपातकालीन प्रावधान भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक। इसमें हमने आपको बताया था 3 आपातकाल बताए गए हैं। एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। इसके बाद हमने आपको बताया था संवैधानिक आपातकाल, अनुच्छेद 356। और उसके बाद हमने आपको बताया था वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ये 3 आपातकाल के विषय में हमने आपको बताया था, जिसमें पहले आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके। अब हम ये 2 आपातकाल जो बचे हुए आपातकाल है इनके विषय में चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा इमरजेंसी है उसे हम कहते हैं संवैधानिक आपातकाल। अनुच्छेद 356। संवैधानिक आपातकाल को ही हम जानते हैं राष्ट्रपति शासन के नाम से। राष्ट्रपति शासन के नाम से हम जानते हैं संवैधानिक आपातकाल को। अब देखिए इस आपातकाल में होता क्या है। भारतीय संविधान संघात्मक ढांचे की व्याख्या करता है, फेडरल सिस्टम की, यानी राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं और केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं। लेकिन यदि राज्य संविधान के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में विफल हो जाए तब क्या करेंगे। देखिए 2 चीजें बताई गई हैं इसमें। संवैधानिक तंत्र की विफलता,
इसका मतलब है राज्य संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था को संचालित करने में असमर्थ है। संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब है जो संविधान में प्रोविजन दिए गए हैं उनके अनुसार राज्य अपने शासन की व्यवस्था को संचालित करने में असमर्थ है। तो इस आधार पर क्या हो सकता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर क्या लागू किया जा सकता है, संवैधानिक आपातकाल। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब आपकी फेल हो जाती है, तब उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का प्रोविजन लगाया जाता है जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, 356 के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग मोटे तौर पे ये समझ गए हैं कि नेशनल जो आपका संवैधानिक आपातकाल है या जिसे हम प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो ये होता क्या है। अब यहां पर आप ये समझिए, संघात्मक व्यवस्था व्यवस्था में क्या होता है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, संघ की अपनी शक्ति होती है यानी केंद्र की, और राज्य की अपनी शक्ति होती है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी शक्तियों का पालन करते हैं। ना राज्य केंद्र के मामले में हस्तक्षेप करेगा और ना केंद्र राज्य के मामले में, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी शक्तियों का व्यापक स्तर पर प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था बनाई गई है संविधान के अनुसार। ये व्यवस्था संविधान के अनुसार है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपातकाल के दौरान ये ढांचा परिवर्तित हो जाता है, किसमें, एकात्मक में। ये ढांचा परिवर्तित हो जाएगा एकात्मक में, और एकात्मक में शक्ति किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि जो राज्य का संवैधानिक तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो पूरी तरह विफल हो चुकी है। देखिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता तो राष्ट्रपति में क्या लगेगा, आपका राष्ट्रीय आपातकाल। संवैधानिक तंत्र की विफलता पे क्यों लग जाता है, मैंने आपको बताया संघात्मक व्यवस्था का मतलब यह होता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और आपातकाल का मतलब ही यही है कि संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक में परिवर्तित कर देना। तो यह व्यवस्था के पीछे कारण क्या था मैंने बताया, और क्यों लागू होता है यह भी आपको बताया। अब देखिए थोड़ा सा और हम समझते हैं इसको। अब हम एक लाइन में इसको समझने का प्रयास करते हैं।
दो लोग हैं, इसकी घोषणा कौन करता है? संवैधानिक आपातकाल। इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संवैधानिक आपातकाल या प्रेसिडेंशियल रूल की व्यवस्था जो घोषणा है वो कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति। क्यों करता है? वो करता है इसलिए राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान ले ले। राष्ट्रपति स्वतः अपने इच्छा से इस किसी भी मामले की का संज्ञान ले ले। वास्तविक रूप से यह राष्ट्रपति का संज्ञान नहीं होता है, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का संज्ञान होता है, क्योंकि हमारे संविधान में प्रोविजन दिया गया है कि प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के कोई भी कार्य नहीं कर सकता, आर्टिकल 74। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो वास्तविक रूप से ये किसकी है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संज्ञान है। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से संज्ञान ले ले, या फिर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, या राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, यानी इन दो आधारों पर इनके द्वारा अपने सलाह, या राष्ट्रपति या तो अपनी इस पे सहमति से कर ले, या जो राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल एक तरह से सेंटर की ओर के द्वारा नियुक्त किया, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया वो पर्सन है जो राज्य की कार्यवाही को देखता है कि वो संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं। क्या देखें, क्या संज्ञान में ले? संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर राष्ट्रपति अपने संज्ञान में यह पाता है कि किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हुई है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, या संविधान के अनुसार वो अपनी कार्यवाही नहीं कर रहा है, तब राष्ट्रपति क्या करता है? संवैधानिक आपातकाल लागू कर देता है। या फिर राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दे कि राज्य संविधान के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करने में पूर्णतः असमर्थ है, अतः मैं निवेदन करता हूं कि यहां पर सरकार को बर्खास्त करके क्या किया जाए? अपने अधीन ले लिया जाए। यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब क्या होता है, इसमें होता क्या है? राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त करके राज्य का शासन अपने पास ले लेता है। जैसे ही राष्ट्रपति को यह लगता है किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तत्काल वो वहां पर 356 लागू करके वहां की तत्कालीन सरकार को बर्खास्त करके
उसका शासन अपने अधीन ले लेता है। इसीलिए आर्टिकल 356 को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो बच्चा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आधार है, कहीं व्याख्या नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना क्या क्या टर्म्स इसमें यूज किए जाएंगे या किन किन आधारों को रखेंगे। केवल एक शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। और जैसे ही राष्ट्रपति को इस मामले की संज्ञान में लेगा, वो वहां की सरकार को बर्खास्त करके उसका शासन अपने अधीन कर लेगा और इसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जो अनुच्छेद 356 में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई समस्या? अब देखिए इसके प्रभाव वगैरह हम देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में 3 आधार थे, इसमें सिर्फ एक आधार है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की विफलता या राज्य संविधान के अनुसार अपना शासन नहीं चला सकता। चलिए अब देखिए कैसे लागू होगा और कैसे होगा। कैबिनेट की मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। यानी मौखिक रूप से कहकर भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकती है, सिफारिश कर सकती है कि आप इस राज्य की सरकार को बर्खास्त करके इमरजेंसी आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। जैसे नेशनल इमरजेंसी में क्या था, रिटर्न में आपको देना पड़ता है मंत्रिपरिषद को, रिटर्न में, और वहां पर मंत्रिपरिषद की जगह पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था। यहां पर क्या है? मंत्रिपरिषद। अब देखिए पहली बार में 2 माह तक, जैसे इसकी घोषणा होगी, ये पहली बार में 2 महीने तक की लागू रहेगी। और इस 2 माह के टाइम पीरियड में 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदित कराना होगा, अनुमोदित कराना होगा। यानी इस प्रस्ताव को संसद से के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से, वो कैसा था? वो था विशेष बहुमत, साधारण बहुमत से इस प्रोविजन को पास कराना पड़ेगा कि इस राज्य में हम राष्ट्रपति शासन लागू करने जा रहे हैं। लेकिन पहली बार में 2 माह तक ही रहेगा। इसके बाद क्या होता है? 6 माह तक, 6 माह तक, और फिर अनुमोदन के बाद फिर से पारित करने के बाद अधिकतम 3 वर्ष तक। यानी राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 वर्ष तक, मैक्सिमम 3 वर्ष तक लग सकता है, लेकिन 6 माह करके। पहली बार में ये 2 महीने तक लगता है, उसके बाद में बढ़ाकर अनुमोदन के पश्चात 6 माह, 6 माह के बाद फिर संसद अनुमोदित करेगी, तो मैक्सिमम ये 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। और इसके बाद हमें चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग ये रिकमेंड कर दे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, तो फिर भी इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई? तो पहली बार में
2 माह, उसके बाद फिर 6 माह और मैक्सिमम 3 वर्ष तक की। इसके अलावा संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित करेंगे। ऐसे प्रस्ताव को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब देखिए प्रभाव क्या पड़ते हैं इसके। जैसे उसके प्रभाव पड़ रहे थे हमारे नेशनल इमरजेंसी के, वैसे लगभग उससे विपरीत इसके प्रभाव हैं। उसके जैसे कोई प्रभाव नहीं है। क्या, देखिए, राज्य का शासन राष्ट्रपति के पास चला जाता है। जो राज्य का शासन होगा वो अब राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाएगा। राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है और अपने नियुक्त किसी अधिकारी के माध्यम से वो इसे संचालित कर सकता है। फिर संसद राज्य विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करती है। संसद को राज्य के विषय में कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो शक्तियां राज्य विधानमंडल कानून बनाने में प्रयोग करता है वही शक्तियां अब संसद प्रयोग करेगी। ठीक। इसके अलावा देखिए, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल इमरजेंसी के दौरान 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं होती है। मूल अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के दौरान नहीं पड़ता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। पहली बार आर्टिकल 356 पंजाब में लागू किया गया। फिर सेकंड टाइम
केरल पर। सबसे पहले पंजाब में इसे लागू किया गया था। अगर ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू किया गया, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लागू किया गया। इसके बाद सेकंड टाइम में केरल स्टेट पे लगा, केरल राज्य पे इसे लागू किया गया। सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। सबसे अधिक बार मतलब बहुत जल्दी जल्दी कहां पर लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में। और सबसे लंबे टाइम पीरियड तक की यह लागू रहा है, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक यह लागू रहा है पंजाब राज्य में ही, लगभग 12 साल तक। सबसे पहली बार भी वहीं लगा था और दूसरी बार केरल में लगा था। तो आपने देखा प्रेसिडेंट रूल या संवैधानिक आपातकाल को 356 के नाम से जानता थी, आर्टिकल 356 में रखा गया 356 में। वहीं इसमें राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, क्योंकि राज्य की सरकार को संविधान के अनुसार शासन न चलाने के कारण बर्खास्त करके यानी हटाकर राज्य का शासन राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से संचालित करते हैं। इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। इस आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, हमारा अंतिम जो आपातकाल है जिसे हम वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360। देखिए वित्तीय आपातकाल क्यों लागू की जाती है, इसका वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित। जब राज्य में, देश में कोई वित्त से संबंधित यानी धन से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब इस इमरजेंसी को लागू किया जाता है। देखिए क्या है, राष्ट्रपति से लागू करता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। क्यों की जाती है, जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, आर्थिक संकट हो जाए या साख खतरे में पड़ जाए। साख मतलब क्रेडिट लेने की क्षमता। इन दो परिस्थितियों में यानी कभी देश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी जब तब लगाई जाती है जब भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाए और हमारी जो क्रेडिट लेने की क्षमता है यानी जो विश्वास है हमारा वित्त के मामले में, वो संकट में पड़ जाए, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कर देता है। अब देखिए ये जो है इसका भी सेम प्रोसेस है जैसे वो था आपका 356। यहां पर किसी भी प्रकार की लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मंत्री परिषद की मौखिक सिफारिश के द्वारा ही यह इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं, मूल अधिकारों पर किसी भी तरीके का 360 के दौरान कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई मूल अधिकार निरस्त नहीं होता है। जिस तरह से आप नेशनल इमरजेंसी में देखते हैं सभी मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर निरस्त हो जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगला देखिए क्या है, पहली बार में 2 माह तक, 2 माह तक
लागू होगी, और 6 करके आपका ये मैक्सिमम अधिकतम कितने माह तक लागू हो सकती है? अधिकतम अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक। पहली बार में यह इमरजेंसी 2 माह तक लागू होगी, और संसद के अनुमोदन के बाद 6 मंथ करके इसे हम अनिश्चित काल तक लागू कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय स्थिति के सही होने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है इसलिए। और वर्तमान समय तक कभी भी लागू नहीं की गई, कभी भी लागू नहीं की गई। आज तक ये इमरजेंसी एक भी बार लागू नहीं की गई। तो इस प्रकार से हमने तीनों इमरजेंसी के बारे में जाना, 352 के बारे में जाना, 356 के बारे में जाना, और 360 के बारे में जाना। और ये अध्याय हमारा जो आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित था, यहां समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।